अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड के 1 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर और शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, जिसमें यहाँ पर आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो है क्या। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा सबको पता होगी अगर आपने अच्छे से या हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा, क्योंकि टॉपिक ही वही है और इसको तो याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा जिसमें असमर्थ बच्चे या किसी भी प्रकार से जो विशिष्ट बालक उनको हम बोल सकते हैं वो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उस शिक्षा को बोलेंगे समावेशी शिक्षा। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड क्या कहता है कि श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं। जो ऐसे बालक जो सुनने में थोड़ा दिक्कत है ना, तो श्रवण मतलब सुनना और बाधित मतलब रुकावट। ठीक है, जिनको सुनने में कुछ रुकावट है। दृष्टि बाधित बालक, दृष्टि मतलब देखना, आंखों की दृष्टि है ना, वो बाधित मतलब फिर से रुकावट। जो ठीक प्रकार से देख नहीं पाते, मतलब देखने में थोड़ी उनको दिक्कत है, बहुत नज़दीक से देखते हैं कुछ बालक, कुछ दूर करके देखते हैं, है ना। वाणी बाधित बालक की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो वाणी बाधित मतलब इनकी आवाज़ या तो थोड़ी भारी होगी या तो फिर आपने देखा होगा हकलाना जिसको बोलते हैं, रुक रुक के जो बोलते हैं, है ना, कि भाई हकला रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप से बोल देते हैं। जो रुक रुक के बोलते हैं आवाज़ भारी होती है, दो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। मूढ़ बुद्धि बालक, यहाँ पर कई सारी हैं, अगर आईक्यू की हम बात करें, ठीक है, आईक्यू लेवल की अगर हम बात करें, बुद्धि लब्धि जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, अल्प बुद्धि, सामान्य बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि, तो कई सारी चीज़ें इस टाइप से आती हैं। तो उसमें एक पॉइंट है कि मूढ़ बुद्धि जो बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पर मूढ़ बुद्धि का जो आईक्यू लेवल है आपका जो रहेगा, मूढ़ बुद्धि का 26 से 50 रहेगा। ठीक है ना, मूढ़ बुद्धि का जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल क्या है ना कि थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं आ पाएगी, हालांकि फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे आईक्यू का मिल जाता है कि जो मेंटल एज है और जो रियल एज है इंटू 100 करके वहाँ पे वो निकाल लेते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, फिर भी हमें लिखना है तो वो लिखेंगे हम 26 से 50 मूढ़ बुद्धि की, और जड़ बुद्धि की लिखेंगे 25 से कम, और मूर्ख बुद्धि की लिखेंगे 50 से 75, 51 से 75। ठीक है ना, इस टाइप से हम लिख देंगे। क्लियर गाइस, चलते हैं आगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है। ए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, बी, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, सी, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, संवेगात्मक इमोशनल रूप से स्वस्थ होना, या फिर डी, इन सभी से स्वस्थ होना। जी हाँ, सारी ही चीज़ें जरूरी हैं, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ठीक है, भावात्मक, व्यवहारिक, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं इंसान के लिए। प्रश्न नंबर 2, शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में क्या क्या सत्य है वो देख लेते हैं। ए, शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य भी विशेष रूप से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। जी हाँ। बी, शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में स्वास्थ्य के दो भिन्न पक्ष हैं। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा, सर दर्द हो सकता है ना। नहीं, ये तो खैर बॉडी पेन में आ जाएगा, सर दर्द तो मानसिक में थोड़ी चिंता और बेचैनी, पागलपन, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी को ही सही मानेंगे कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य है। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 3, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजित रहता है। हाँ, विभिन्न समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करता है, बिल्कुल, क्योंकि उसका मन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हर प्रकार की परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। जी हाँ, तो यहाँ पर भी हम डी ऑप्शन, ये ज़्यादा ऑप्शन बुक में इसलिए दिए जाते हैं कि इनमें से एक भी आपको फंस जाए वहाँ पे तो आप करेक्ट आंसर वहाँ पे दे सकें। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही मिले, इनमें से कोई एक मिल जाएगा और बाकी कुछ अलग मिल जाएंगे। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना, जीवन में सामंजस्यता स्थापित करना, बैलेंस जिसको बोलेंगे हम, जीवन में नियमितता, है ना, कंटिन्यूटी,
सो हम कह सकते हैं कि ये सभी लक्षण, तीनों ही चीज़ें जरूरी हैं। आत्मनिरीक्षण करना भी, ठीक है ना, सामंजस्यता भी और नियमितता भी, ये जरूरी है। क्लियर गाइस। प्रश्न नंबर 5, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या नहीं है? बौद्धिक एवं संवेगात्मक अपरिपक्वता, अपरिपक्वता जो परिपक्व न हो, सामाजिक सामंजस्यता, अपने व्यवसाय से संतुष्ट होना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फिफ्थ में कि बी गलत है, लक्षण नहीं है पूछा हुआ है, लेकिन ये तो लक्षण है, ठीक है। सी ये भी गलत है, अपरिपक्वता पर है यहाँ पे, ठीक है। और डी क्या है, सर्वांगीण जीवन व्यतीत करना, ये भी गलत है। तो ये तीनों ही गलत है, या तो आप एलिमिनेट कर लीजिए या तो फिर आप राइट आंसर पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। दो ऑप्शन रहते हैं कि सही आंसर कैसे हम चुनें। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, मानसिक अस्वस्थता से क्या आशय है? सो अस्वस्थता से आशय क्या है? बुद्धि का समुचित विकास न होना, मानसिक स्वास्थ्य का अभाव होना, अत्यधिक क्रोधी होना, या फिर विभिन्न मानसिक विकार होना। तो सिमिलर से ही हो गई है, तो है ना। सो मानसिक अस्वस्थता से आशय है मानसिक स्वास्थ्य का अभाव होना, अस्वस्थ है। अब विभिन्न मानसिक विकार मतलब ये तो बहुत सारे हो गए, कोई एक भी होएगा उसी से हो जाएगा कि मानसिक जो मन है वो अस्वस्थ है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मानसिक अस्वस्थता का स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो न हो, ठीक है। जरूरी नहीं वो विभिन्न रोगों से हो, वो तो एक से भी अस्वस्थ हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी आप बीमार, जब बुखार हो, कैंसर हो, ये हो, वो हो, 4-5 बीमारियाँ हो तभी कोई कहेगा कि बीमार है। नहीं नहीं, हम तो सिंपल बोल देंगे ना कि अगर खांसी भी है तो बीमार है ना। और बुद्धि का समुचित विकास न होना, ये अल्प बुद्धि में चला जाएगा। अत्यधिक क्रोधी होना, तो ये जरूरी नहीं है अस्वस्थता का, ठीक है। क्रोध हमें किन्हीं बातों पर आ जाता है, सिचुएशन डिपेंडेंट है। प्रश्न नंबर 7, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार एवं कार्य असामान्य हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। संपूर्ण जीवन अव्यवस्थित तथा असंतुलित हो जाता है। जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन तब तक अव्यवस्थित और असंतुलित ही चलेगा। आपके सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ शारीरिक कष्ट का, कि अगर आपको कहीं भी दर्द है या सर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कपड़ा बांधे लेटे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना हो पाएगा ना मन लगेगा। सी, जीवन में समायोजन का अभाव हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में असफलता प्राप्त होती है क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। सो यहाँ पर जो हम करेक्शन करेंगे, वो करेक्ट आंसर देंगे, वो ऑल ऑफ द अबव देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानसिक अस्वस्थता के मुख्य रूप या प्रकार कौन कौन से हैं? यौन विकृतियां या सामान्य जीवन में विकृतियां, मनोस्नायविक विकृतियां, मनोविकृतियां, या फिर ये सभी? तो मन अगर आपका बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो सारी चीज़ें ही गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि मन हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर बैंक है ना। अब पावर बैंक कैसे है इसको समझ लीजिए, कि सपोज़ करो आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा, तो आपको थकान हो जाएगी, है ना। अब बैठ जाएंगे, आप आराम करेंगे, मन नहीं लग रहा आपका। लेकिन अभी किसी ने बोल दिया जो आपको पसंद है, मीन्स आपको खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, और किसी ने बोला चल यार क्रिकेट खेलते हैं, तो आप में एकदम से जोश आ जाएगा, ठीक है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि मानव एक पावर बैंक की तरह है जो हमें ऊर्जा देता है, और अगर ये हैप्पी है, मन अगर हैप्पी है, ठीक है, मन जो है हमारा सारी ऊर्जा यही दे रहा है। मन अगर हैप्पी है, आपका खुश है, स्वस्थ है, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ तो दिक्कत होने लगेंगी। तो यहाँ पर भी आप ये सभी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सारी विकृतियाँ यहाँ पर हो जाएंगी जो जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। मानसिक अस्वस्थता के विभिन्न कारणों के वर्ग हैं। सामंजस्य स्थापित करने में बाधक कारक, मानसिक अस्वस्थता की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले कारक, और मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष कारक। सो इन सभी जो भी कारक के वर्ग यहाँ पे दिए गए हैं, इनके अंतर्गत जितने भी कारक आते हैं वो सारे मानसिक अस्वस्थता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे तीनों का ही हो जाएगा कि हाँ ऊपर के तीनों बिल्कुल सही हैं, यही दिक्कत करते हैं। प्रश्न नंबर 10,
व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने में बाधक कारकों का सामना करना पड़ता है। परिस्थितिजन्य कारक, परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न जो कुछ कारण होते हैं। विभिन्न व्यक्तिगत दोष, रुचियों एवं आकांक्षाओं में विरोध, है ना, रुचियों एवं जो हमारी रुचि है, हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनमें विरोध। ठीक है, तो ये सारे ही मिलके क्या करते हैं कि सामंजस्य को स्थापित करने से रोकते हैं, मानसिक अस्वस्थता को बढ़ाते हैं, एंजाइटी को बढ़ाते हैं, क्रोध को बढ़ाते हैं। ठीक है, अनबैलेंस करते हैं सिस्टम को, जिससे हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, परेशान होता है, दिक्कत में आता है। ठीक है, वो धीरे धीरे चिंता फिक्र यहीं से स्टार्ट हो जाती है और मन जो है वो परेशान हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा पारिवारिक कारक जिम्मेदार होता है? ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा पारिवारिक कारक है जो जिम्मेदार होता है? माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य, हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छे हैं तो हमें भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, वातावरण से तो बिल्कुल जहाँ पे हम रह रहे हैं अगर वही अशांत है तो हम भी अशांत ही होंगे। माता पिता का सद्व्यवहार, ठीक है, अगर उनका व्यवहार अच्छा है तो हमारा भी जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। और दोनों में आपस में ही मारकाट मची हुई है, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, तो भैया टेंशन में ही रहोगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सभी ऊपर के कारक मुझे सही लग रहे हैं तो यही सभी, ठीक है ना। और आंसर आपके नीचे गिवन रहती हैं जो कि आप साथ ही देख भी रहे हैं। प्रश्न 12, बच्चों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए। कैसा अनुशासन होना चाहिए? अत्यधिक कठोर होना चाहिए, है ना, हिटलर टाइप। लोकतंत्रीय अनुशासन होना चाहिए, लोकतंत्र के जैसा, है ना, जैसा हमारा देश है, सब लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, लेकिन एक अनुशासन की तरह हम कार्य करते हैं। जैसे भी जो भी हमारे रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं एक अच्छे नागरिक की तरह। अनुशासन पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है, अत्यधिक कठोर लोकतंत्रीय या फिर अनुशासन पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। प्राकृतिक अनुशासन होना चाहिए, तो प्राकृतिक अनुशासन तो होगा नहीं, हल्का फुल्का तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो लोकतंत्रीय अनुशासन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में विद्यालय की भूमिका है। विद्यालय को क्या करना चाहिए? शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के उपाय बताने चाहिए, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वहाँ पर होना चाहिए या हिटलर के जैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, रक्षा के उपाय बताने चाहिए, निर्देशन एवं परामर्श वहाँ पे समय समय पर होता रहना चाहिए। निर्देश देना, आज्ञा देना और परामर्श, अगर कोई भी दिक्कत है तो उनका सुझाव देना। तो क्या हम करें? तीनों चीज़ें मुझे सही लग रही हैं तो ये सभी, है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। पारिवारिक क्षेत्र में स्वास्थ्य विज्ञान का जो महत्व है वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व पारिवारिक क्षेत्र में है, बच्चों के विकास के क्षेत्र में है, व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ है, सर्वांगीण विकास की ओर है, ठीक है। तो हर जगह अगर आपका मन स्वस्थ है तो आप परिवार में, बच्चों के विकास में, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य बच्चों के विकास में और व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में हेल्प करेगा। मन जिन जिनका स्वस्थ होगा वो अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, जाहिर सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन, मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है किसी भी प्रकार से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है सामान्य व्यक्ति, मानसिक रोगी, संपूर्ण समाज या फिर सभी। तो सामान्य व्यक्ति से लेके मानसिक रोगी और संपूर्ण समाज यहाँ पर इसका क्षेत्र माना जाएगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सिर्फ रोगियों के लिए नहीं है या सिर्फ सामान्य के लिए नहीं है, सबके लिए है। प्रश्न नंबर 16, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य क्या है? सो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए क्या? ए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित वातावरण प्रदान करना, जी हाँ। बी, मानसिक रोगों की रोकथाम करना, ये भी है। सी, मानसिक रोगों का उपचार करना। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में उपचार, रोकथाम और उससे बचाव के उपाय, सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर
मैक्सिमम केस में हो रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा ये सिर्फ बताने की कोशिश की जा रही है, करना तो आपने पेपर में ही है, ध्यान रखना है आपको। मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध दर्शाने वाला कथन। देखो, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, इनका जो संबंध दर्शाने वाला कथन कौन सा है? मानसिक, एक कथन पे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक काल्पनिक अवधारणा है तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान अनावश्यक है। यार ये तो गलत बात बोल रहा है, गंदी बातें बोल रहा है। बी, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध पागलपन जैसी समस्याओं से है और इसके उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को विकसित किया गया है। नहीं, ये बीमारियों के लिए तो है ही, लेकिन सामान्य के लिए भी है, समाज के लिए भी है, हमने अभी अभी पढ़ा। सी, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी दशा है या ऐसी स्थिति है तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक मानसिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, अरे मैं गलत पढ़ गया क्या भैया? ये देखो, मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिति या दशा है, ठीक है, ध्यान पता नहीं कहाँ है मेरा आजकल। एक स्थिति या दशा है, मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिति है या दशा है किसी भी मनुष्य की, और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक मानसिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है, फोर्थ, और आंसर भी है नीचे यार, ठीक क्या लग रहा है? मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में कोई संबंध नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो, आप ध्यान से पढ़ो तो सी आंसर ही करेक्ट है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक दशा है, स्थिति है, या तो आदमी स्वस्थ है या अस्वस्थ है। ठीक है, और विज्ञान उसको अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, एक सब्जेक्ट है। क्लियर गाइस? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है 18। विशिष्ट या असाधारण बालक जो होते हैं, विशिष्ट या फिर असाधारण बालक जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो, ए पॉइंट, सामान्य से अधिक बौद्धिक प्रतिभा संपन्न होते हैं। बी पॉइंट, सामान्य या औसत गुणों से विचलित गुणों वाले होते हैं। सी, सामान्य से बहुत कम बौद्धिक प्रतिभा संपन्न होते हैं या अस्पष्ट गुणों वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो विशिष्ट और असाधारण बालकों की बात यहाँ पे की जा रही है, वो सामान्य या औसत गुणों से विचलित गुणों वाले होते हैं। जो सामान्य गुण है उनसे थोड़ा सा विचलित, मतलब डिफ्लेक्शन लिए हुए थोड़े से अलग गुण जिन पर हो, वो वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, विशिष्ट एक ऐसा अंतर्विशिष्ट पद है जिसका तात्पर्य किसी भी ऐसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? क्रोनक्रो, क्रिक एवं गालाघर, हेवार्ड और ऑरलेंस्की, या फिर इनमें से किसी का। सो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हेवार्ड और ऑरलेंस्की। क्लियर गाइस? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ 20। विशिष्ट बालकों की विशेषता या लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत गुणों में सामान्य या औसतन से स्पष्ट विचलन पाया जाना, सुचारू शिक्षा के लिए सामान्य से निम्न शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता, माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता। तो ये यहाँ पे जो विशिष्ट बालक हैं वो व्यक्तिगत गुणों में सामान्य भी हो सकते हैं, है ना, या फिर औसतन से उनमें कुछ डिफ्लेक्शन, कुछ कम या ज़्यादा जो गुण हैं वो या तो अल्पबुद्धि है, थोड़ी बुद्धि मोटी हो गई, या फिर दिखने में हल्की परेशानी हो गई, इस टाइप से हो सकता है। सुचारू शिक्षा के लिए सामान्य से निम्न शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता हो सकती है। माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्लियर? सो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अबोव, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। सामान्य से अधिक योग्यता एवं उच्च स्तर वाले जो बालक होते हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? जो सामान्य से अधिक योग्यता रखते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनको, ठीक है, तो गॉड गिफ्टेड ही बोला जाता है, या फिर
प्रतिभाशाली बच्चे बोला जाता है, प्रतिभा संपन्न बालक बोला जाता है, जो भी इस टाइप का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखे उस पर टिक आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। प्रतिभा संपन्न बालक की विशेषता क्या नहीं है। जो प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या नहीं है। बुद्धि लब्धि का सामान्य से अधिक होना, क्या ये विशेषता नहीं है? उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से अधिक होगी। सीखने की गति सामान्य से अधिक होना, जो अच्छे बच्चे हैं उनकी जो सीखने की गति है वो सामान्य से अधिक होगी, तभी उनको प्रतिभा संपन्न या फिर गॉड गिफ्टेड बच्चे बोला गया है। हर प्रकार की प्रतियोगिता से बचना, ऐसा नहीं है, वो तो उचक उचक के उसमें भाग लेते हैं कि हाँ ठीक है ये मैं कर लूँगा, वो भी मैं कर लूँगा, इस टाइप से। क्लियर गाइज? सो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन ये वाला करेक्ट रहेगा। सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेना, हाँ बिल्कुल, क्रिएटिव, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव जो डीड होते हैं उनमें उनकी रुचि होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट विच इज़ 23rd। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 120 से ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। सामान्य वालों की 120 से कम रहेगी, ठीक है ना। और जो मैंने बताया था आपको, मूड बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, ठीक है। तो इस टाइप से इनकी कैटेगरी डिवाइड की गई है। बुद्धि लब्धि एक टॉपिक है, उसको मैं करा दूंगा आपको, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, मानसिक आयु, नॉर्मल आयु, ठीक है, × 100 करके, उसे हम बुद्धि लब्धि या IQ जिसको बोलते हैं वो निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो बालक अपनी आयु के औसत बालकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का औसत ज्ञान अर्जित करने में असमर्थ रहता है, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य बालक, बुद्धिहीन बालक, पिछड़ा बालक या फिर असामान्य बालक। तो यहाँ पे वो पिछड़ गया है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे? पिछड़ा बालक बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी विशेषता पिछड़े बालक पर लागू नहीं होती? लागू नहीं होती, ठीक है। तो ए क्या है? कक्षा का पाठ्यक्रम भलीभांति न समझ सकना, बी गृह कार्यों को पूरा न करना, सी सृजनात्मक एवं मौलिक कार्यों में दक्ष होना, डी बुद्धि लब्धि का कम होना। तो जो पिछड़े बालक हैं उनको दोबारा से देखो, ए ऑप्शन कक्षा का पाठ्यक्रम भलीभांति समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। गृह कार्यों को पूरा नहीं करेंगे, ये भी ठीक है। डी देखो, बुद्धि लब्धि उनकी कम होगी, ठीक है, ये तो होगा, क्या नहीं होगा वो पूछा गया है, तो वो है सृजनात्मक एवं मौलिक कार्यों में दक्ष वो नहीं होंगे क्योंकि वो पिछड़े हुए बालक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पिछड़े बालक की शैक्षिक व्यवस्था में होना चाहिए, शिक्षक द्वारा अतिरिक्त ध्यान उनको देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। योग्यता एवं क्षमता के अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए, हाँ जी। मतलब योग्यता और क्षमता के अनुसार ऐसा है कि आपने बहुत या तो इजी दे दिया तो उनकी जो IQ है वो बढ़ेगा नहीं, बहुत हार्ड दे दिया तो वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो योग्यता और क्षमता के अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। विभिन्न उपायों द्वारा प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि उपयुक्त जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, और हम यहाँ पे जो टिक करेंगे वो डी पर करेंगे। बालकों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कारक हैं। तो बालकों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? पारिवारिक वातावरण की अनुपयुक्तता, रोग एवं शारीरिक दोष, संवेगात्मक अस्थिरता, ठीक है, या फिर ये सभी। तो ये सभी कारक जो हैं वो पिछड़ेपन के जिम्मेदार कारक हैं। मंद बुद्धि बालक से क्या आशय है? मंद बुद्धि वो जिनकी IQ जिनका क्या होता है? कम होता है, ठीक है, वो मंद बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? बी, जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो सामान्य से कम होती है। मंद बुद्धि बालक का लक्षण क्या है? मौलिकता का अभाव होगा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा, अधिगम की गति एवं जो अधिगम है वो स्लो होगा, उसका रेट कम होगा। तो यहाँ पे तीनों लक्षण ही मंद बुद्धि बालक के लक्षण हैं। मंद बुद्धि बालक का आवश्यक लक्षण नहीं है, तो क्या यहाँ पर आवश्यक लक्षण नहीं है? ए, शब्दकोश का अपूर्ण तथा दोषपूर्ण होना, बी, सामान्यीकरण करने में असमर्थ होना, सी, सृजनात्मकता की भरपूर क्षमता का होना, या अमूर्त चिंतन करने में सक्षम न होना। तो ये जो A, B और D है ये तो उसके लक्षण हैं, क्या नहीं है वो ये है,
ठीक है। मंदबुद्धि भी जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो सकती, उसमें जो क्षमता है वो भरपूर नहीं होगी, कम होगी, ठीक है ना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मंदबुद्धि बालक की पहचान की जा सकती है, कैसे करोगे? बुद्धि परीक्षणों से करोगे? हाँ, कर पाएंगे। उपलब्धि परीक्षणों द्वारा भी कर सकते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषताओं की कसौटी मानकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी से यहाँ पर आप उनकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षकों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। विशिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है ताकि वो अपना लेवल को अप कर सकें और एक समय पर सामान्य में आ सकें। विशेष शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षित करना भी आवश्यक है। तो उपयुक्त सभी उपाय करना यहाँ पर आवश्यक है। जटिल बालक से आशय, जटिल बालक, अभी हम मंदबुद्धि पिछड़े बालक पढ़ चुके हैं। तो जटिल बालक, जिस बालक का व्यवहार सरल ना हो, जिस बालक के व्यवहार से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो, जिस बालक का व्यवहार असामाजिक तथा समाज विरोधी हो, उस बालक को हम बोलेंगे जटिल बालक, ठीक है। व्यवहार सरल ना हो, समस्याएं उत्पन्न करता हो और समाज विरोधी हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जटिल होते हैं। जटिल बालकों के उपचार के लिए क्या आवश्यक है? सुबह शाम नहीं, वो तो पनिशमेंट सही नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो सुबह शाम 2 थप्पड़ इस गाल पे 2 थप्पड़ उस गाल पे, ऐसा करने से और बिगड़ता ही है। अगर हम रियल में देखें तो एक मजाक की बात ठहरी, ठीक है ना। देखो क्या आवश्यक है, अभिभावकों एवं अध्यापकों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आवश्यक है। पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से सुधार के प्रयास भी आवश्यक हैं। जहाँ पर दंड देना चाहिए वहाँ पर दंड दें, जहाँ पर पुरस्कार देना चाहिए वहाँ पर पुरस्कार दें। स्वास्थ्य, स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। तो उपयुक्त सभी उपाय यहाँ पर आवश्यक है। अब देखते हैं, कथन आ गया है 35, ऐसा व्यक्ति या बालक जिसमें शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम विकलांग कह सकते हैं। यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किसने किया है? यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36, आँख, कान अथवा वाणी संबंधी दोष के कारण शिक्षा में पिछड़ जाने वाले बालक को क्या बाल कहा जाता है? कौन सा बालक उसको कहा जाता है जो आँख, कान तथा वाणी संबंधी दोष के कारण शिक्षा में पिछड़ जाते हैं? तो उसको शारीरिक कारण से पिछड़ा बालक बोलते हैं, ठीक है। जो किसी अपने शरीर के अंग की वजह से पिछड़ गया हो शिक्षा में, या तो उसको देखने में कठिनाई हो रही है, सुनने में कठिनाई हो रही है, बोलने में कठिनाई हो रही है, इस टाइप से शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो सकते हैं। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक कौन कौन से हो सकते हैं? संपूर्ण अथवा अर्ध अंधे बालक को हम शारीरिक रूप से विकलांग कह सकते हैं। पूर्ण बधिर अथवा अपूर्ण बधिर, बधिर होता है क्या? जो सुन ना पाए, ठीक है, जो सुन ना पाए उनको बोलते हैं बधिर, ठीक है ना। तो पूर्ण बधिर या फिर अपूर्ण बधिर बालक। सी है हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाणी वाले बालक, या तो हकलाते हैं या फिर उनकी वाणी में दोष है। उपयुक्त सभी प्रकार के बालकों को हम क्या बोलते हैं? शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 38, अंधे बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। तो अंधे बालकों की शिक्षा व्यवस्था आपने देखा होगा टीवी में भी, वो ना उंगलियों के माध्यम से उनको एक बुक दी जाती है जो जिनमें अक्षर जो है वो खुदे रहते हैं, ठीक है, गड्ढा गड्ढा खांचे बने रहते हैं, तो वो उंगलियों के माध्यम से उनको पढ़ लेते हैं या फिर उभरे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेल लिपि, ठीक है। तो ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं, सामाजिक असुविधात्मक बालक जो होते हैं, अधिगम असमर्थी, शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक मंदित या सांस्कृतिक असुविधात्मक, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट। सांस्कृतिक असुविधात्मक, सामाजिक असुविधात्मक मतलब जो सांस्कृतिक से हट जाएं, जुड़ ना पाएँ, और उनको हम बोलेंगे सांस्कृतिक असुविधात्मक। सामाजिक असुविधात्मक बालकों को कहते हैं असमायोजित बालक, जो समायोजित ना कर सकते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बच्चे। या फिर समस्यात्मक बालक, दोनों ही या फिर कोई नहीं, तो एडजस्टमेंट ना करने वाले और समस्या उत्पन्न करने वाले। नेक्स्ट है आपका
सामाजिक असुविधात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। मुख्य धारा, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दिमाग सही चल रहा है, बस इतना ही फर्क है ना। एक शब्द में मैंने आपको बता दिया। सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता परामर्श तथा निर्देशन। ठीक है, उनको परामर्श देना है, निर्देशन देना है और सही समय पर सही चीज़ें देनी है, चाहे वो दंड हो चाहे वो पुरस्कार हो। समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो शैक्षिक परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मानसिक परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, प्रक्षेपित परीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, सभी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो शैक्षिक परीक्षण द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, मानसिक परीक्षण द्वारा भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम समस्या उत्पन्न करने वाले बालकों की बात कर रहे हैं। प्रक्षेपित परीक्षण द्वारा उनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समस्यात्मक बालकों की उपचार विधि क्या है? परिवार में उपचार, विद्यालय में उपचार, मनोवैज्ञानिक उपचार, परीक्षण और उपचार। ठीक है, अगर कोई गलती मिलती है, दिक्कत मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी यहाँ पर कारगर साबित होंगे। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक विक्षिप्त बालक संबंधित होते हैं शारीरिक बाधित, मंद अधिगामी, अपराधी या फिर कोई नहीं। तो संवेगात्मक विक्षिप्त बालक जो है वो हम उनको शारीरिक बाधित नहीं बोल सकते। ये तो एक क्या है कि मानसिक एक विक्षिप्ति हो गई। संवेग मतलब इमोशनल, ठीक है, संवेगात्मक मतलब इमोशनल, तो इमोशनल मतलब मन से जुड़ा हुआ। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण क्या होता है? वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम हम नहीं कह सकते यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं वो इमोशनली जो है बालक परेशान हो या अच्छा हो या कठोर हो, सख्त हो या जैसे भी है। ठीक है, जल्दी ही वो रोने लगता है या नहीं रो पाता जल्दी ही, इस टाइप से हम नहीं कह सकते कि ये वंशानुक्रम चलेगा। ये किसी को भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वातावरण। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को शिक्षा कहाँ दी जाती है? तो सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई उनका माइंड जो है काम करना बंद कर दिया है, बस वो क्या है कि वो या तो फील कर जाते हैं छोटी छोटी बातों को। ठीक है ना, यही फ़र्क उनमें रहता है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का व्यवहारिक लक्षण क्या है? अप्रसन्न रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी। ठीक है, इस टाइप का। नेक्स्ट है मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड है शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्तर को मापना और शैक्षिक उपलब्धि को मापना। तो ए और बी दोनों। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता क्या है? शैक्षिक मंदिता, भाषा का दोष, वाणी की बाधिता। सो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों ही सही मिल गए हैं तो ये सभी। मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सो मंद अधिगामी बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, नहीं ऐसे नहीं होगा। 120 से अधिक रहती है गॉड गिफ्टेड वालों की, प्रतिभाशाली, और 120 तक रहती है जो है वो सामान्य है। 90 to 120 सामान्य है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि मंद अधिगामी बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो रहती है 90 से कम। ठीक है, 90 से कम मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि रहेगी, क्योंकि 90 से आगे जो है ना वो सामान्य में काउंट होता है। ठीक है, तो मंद अधिगामी बालक जो है वो 90 से कम होगा। इसको एक बार आप देख लेना, कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है मंद गति से सीखना, स्मरण नहीं रख पाना, सामाजिक असुविधात्मक। तो ये सभी जो है मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है। वो धीमे धीमे सीखते हैं, स्मरण नहीं रख पाते। ठीक है ना। नेक्स्ट है मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियाँ कौन सी हैं? सो यहाँ पे मूर्त सहायक सामग्री, प्रस्तुतिकरण में छोटे छोटे वाक्यों में, या फिर पाठ्यवस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना, या फिर ये सभी। सो हम यहाँ पे पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत करके उनको सिखा सकते हैं। ठीक है ना। स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य बाधित बालक ये हैं कि अजीर्ण रोग से ग्रस्त, एक सिंपल सा यहाँ पे है, अजीर्ण रोग से ग्रस्त जो बालक हैं वो स्वास्थ्य बाधित हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ गया आपका
बुद्धि स्तर, तो बुद्धि स्तर जो है ना, स्वास्थ्य बाधित बालकों का जो बुद्धि स्तर होता है, सामान्य से कम इनका यहाँ पे बुद्धि स्तर जो है होगा, सामान्य से कम। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं 56। शारीरिक रूप से बाधितों के प्रकार है। शारीरिक रूप से बाधितों का प्रकार कौन सा? इनमें से स्वास्थ्य बाधित जो है शारीरिक रूप से बाधित का प्रकार है, या फिर अस्थि बाधित है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। ठीक है, तो स्वास्थ्य तो जो है वो स्वास्थ्य में आ गया, और शरीर में जो आता है वो मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, स्किन वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य भी शरीर में ही होता है, लेकिन यहाँ पे शरीर के मतलब फिजिकल बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि अस्थि बाधित जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 57। स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर कैसे होते हैं? वो जो है ना बहुबाधित होते हैं। ठीक है ना, बहुबाधित यहाँ पे आप बोल सकते हैं उनको। ठीक है, जिनके स्वास्थ्य में परेशानी है उनको और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। लास्ट MCQ है, पिछड़ेपन का कारण शारीरिक, मानसिक, वातावरण, ये सभी जो है पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। क्लियर गाइज? अब बात करते हैं हम रिक्त स्थानों की। तो खाली स्थान, विधानसर, सामवेगिक रूप से विकलांग बालक जो होते हैं डैश रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आते हैं, तो वो शारीरिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आते हैं। सेकंड, दृष्टिबाधित बालकों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो बिल्कुल मतलब नहीं देख सकते, या फिर वो हल्का हल्का देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, यदि कोई बालक बहुत ऊंचा या बहुत धीरे से बोलता है तो वह स्वर दोषी जो है वो हम उसको कहेंगे कि उसके स्वर में क्या है, दोष है। 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना, 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंदबुद्धि बालकों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जड़ बुद्धि, मंदबुद्धि, अल्प बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, कई सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो मेन जो श्रेणियां हैं वो 3 ही रहेंगी। ठीक है ना, ब्रेल लिपि से अंधे बालकों को जो है पढ़ाया जाता है। बहुबाधिता के कारण मुख्यतः वंशानुक्रम एवं वातावरण, 2 कारण यहाँ पे मुख्य माने गए हैं, वंशानुक्रम, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, और वातावरण। ठीक है, बहुबाधिता के कारण। नेक्स्ट आपका आता है सत्य और असत्य। सभी की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना समावेशी शिक्षा है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट भाई, समावेशी शिक्षा वही है ना जो सबको साथ लेके चले। नेक्स्ट है शिक्षा की दृष्टि से, सेकंड पॉइंट, शिक्षा की दृष्टि से श्रवण बाधित एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिससे बालक मौखिक रूप से शिक्षण ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव नहीं करता। ठीक है, तो मौखिक रूप से आप बोल रहे हो उसको मौखिक, ठीक है, लिख के कुछ बता नहीं रहे, और बच्चा कैसा है, श्रवण बाधित मतलब सुन नहीं सकता, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो असत्य है। थर्ड पॉइंट, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित वे बालक हैं जिनकी दृष्टि क्षमता 20/70 होती है। ठीक है ना, सो ये आईसाइट का नंबर हो गया। तो दृष्टि क्षमता 20/70 है, तो वे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, मतलब उनको कुछ ना कुछ दिख रहा है। ठीक है, 26 से 50, फोर्थ क्वेश्चन, 26 से 50 बुद्धि लब्धि वाले बालक जड़ बुद्धि वाले वर्ग में आते हैं? जी नहीं, जड़ बुद्धि वाले वर्ग में ये नहीं आएंगे। 26 से 50 वाला जो होता है वो होता है 25 से कम, हम उनको बोलेंगे। ठीक है ना, 3 ही यहाँ पे कैटेगरी है, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि। ठीक है, सो 26 से 50 जो होगा वो मूढ़ बुद्धि में आएगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और 50 से आगे जो आएगा 75 तक वो आएगा मूर्ख बुद्धि में। ठीक है ना, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। साधारण रूप से बाधित बालकों को साधारण कक्षा में ही निर्देशन दिया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। क्लियर गाइस? प्रश्न नंबर 6 है, दृष्टिबाधित सुनने और स्पर्श से लिखते हैं। जो दृष्टिबाधित हैं वो सुनकर और स्पर्श करके लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और ये देखो 2017, 2017, 2017, 18, 18, 19 में ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, वो भी यहाँ पर ईयर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं। सो श्रवण बाधित जो बालक हैं जरूरी नहीं वाणी बाधित हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको न सुनता हो वो बोल ना पाए, ऐसा कुछ नहीं है। दृष्टिबाधितों को ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, उनको ब्रेल लिपि से ही पढ़ाया जाता है। श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी
होते हैं। ये रहा, श्रवण बाधित और वाणी बाधित। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित बालक नहीं होते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको असत्य बोल दिया और यहाँ पर इन्होंने इसको सत्य बोल दिया, तो दोनों ही साइड ये घूम रहा है, लेकिन जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। विशिष्ट बालक राष्ट्र की आधार शक्ति है। विशिष्ट बालक राष्ट्र की आधार शक्ति है, तो नॉर्मल बालक आधार शक्ति हो सकते हैं, विशिष्ट बालक को हमें नॉर्मल बालकों के साथ जोड़ना पड़ेगा। श्रवण बाधितों का वर्गीकरण के आधार पर बुद्धिलब्धि होता है। असत्य, श्रवण बाधितों का बुद्धिलब्धि वर्गीकरण के आधार पर नहीं। नेक्स्ट आपका आता है मानसिक मंदित एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं है। तो मानसिक मंदित और पिछड़े बालकों में डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, उनमें अंतर है। पिछड़े बालक डिफरेंट होते हैं, मानसिक मंदित माइंड से जो है वो कमज़ोर रहते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी वाले बालक हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है, तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है ना। सो सेकंड यूनिट के यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं फिनिश। आगे चलेंगे हम थर्ड यूनिट की तरफ। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और अब शुरू करेंगे हम थर्ड यूनिट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस।